तो सभी बहनों को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी हम एक प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के करा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पोषण और स्वास्थ्य 55 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान आपका 55 नंबर का आएगा, बाल विकास बाल शिशु देखभाल कहते हैं 45 नंबर का आएगा, और जो मैनेजमेंट है जिसे प्रबंधकीय कौशल कहते हैं ये भी आपका 45 नंबर का आने वाला है। तो इन चारों सब्जेक्ट की एक एमसीक्यू की क्लास हो चुकी है। आज से दूसरी एमसीक्यू की क्लास शुरू हो रही है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य का हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। एग्जाम डेट 28 फरवरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर से जरूर दबा लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपने सभी मित्रों के पास में इसको शेयर भी कर देना है। इसके साथ साथ में आपको बता दें हम आपकी एमसीक्यू में प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें? तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं एमपी महिला सुपरवाइजर सुपर नोट्स अवेलेबल ऑन 39 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट का नोट्स मंगाते हैं तो आपको 39 रुपये में मिलेंगे। महिला सुपरवाइजर के लिए अलग से सुपर नोट्स बनवा दिए गए हैं। ठीक है, और कंप्लीट चारों सब्जेक्ट के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए करना क्या है, ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 7052547223। इसी पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे 128 रुपये पे करने के बाद में। 128 रुपये पे कैसे करने हो आगे आपको बता देंगे। पहले आपको बता दें कि इस कंप्लीट सुपर नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपका जैसे पहला सब्जेक्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो पोषण एवं स्वास्थ्य जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पोषण और स्वास्थ्य को वहाँ पर नोट्स में क्लियर किया गया। जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितने विटामिन प्रोटीन जो भी है वो सब वहाँ पर कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए जो एक्ट है, बाल संरक्षण एक्ट, महिला आयोग क्या होता है, ड्वाक्रा क्या है, ये सारी योजनाएं उसमें कंप्लीट की गई हैं। ये भी आपको उसी नोट्स में मिल जाएंगी सामान्य ज्ञान वाले में। शिशु देखभाल एवं बाल विकास, तो बाल विकास का जितना भी चैप्टर, जितने भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, आपके सिलेबस में जितना भी चैप्टर दिया गया है उन सब को उस पीडीएफ में कवर किया गया है। जैसे कि आपकी बीमारियां हो गई, एड्स बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जो भी बालकों के लिए महत्वपूर्ण शैशवावस्था क्या होती है, अवस्थाएं क्या है, संज्ञानात्मक अवस्था क्या है, विकास क्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा नोट्स में। मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, जो सबसे कठिन माना जा रहा है, तो प्रबंधकीय कौशल को भी सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट किया गया है पीडीएफ में। ठीक है, तो ये पीडीएफ नोट्स आपको तुरंत की तुरंत व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 128 रुपये का पेमेंट करने के बाद में। कैसे पेमेंट करना है, तो ये देखिए आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है। इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र 128 रुपये का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है, पेमेंट की रिसिप्ट जो है, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर 7052547003 इस पर व्हाट्सएप कर देना है। नीचे लिख देना है महिला पर्यवेक्षक कंप्लीट नोट्स। तो तुरंत की तुरंत आपको चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, और बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो अलग से सेंड की जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि दांत हो गया, इसके अलावा पाचन तंत्र हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आने वाली हैं। तो बायोलॉजी के डायग्राम सहित अच्छे से नोट्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा भेज दिए जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको 18 पीडीएफ मिलने वाली हैं। इस सारे कंप्लीट नोट्स में 4 सब्जेक्ट के नोट्स में 18 पीडीएफ आपको दी जाएंगी। कंप्यूटर वगैरह भी इसी के साथ में रहेगा। ठीक है, तो तुरंत अपने नोट्स मंगा करके थ्योरी नोट्स से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी एमसीक्यू हम आपकी करवा रहे हैं। तो एमसीक्यू का आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और आपके कमेंट और लाइक ही हमको ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हम लगातार क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और आपके एग्जाम तक ये क्लासेस लगातार इसी तरह से चलती रहेंगी। लगभग कह सकते हैं कि 800 से 900 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के हम आपको करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले। तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्तनपान कराते समय एक महिला को एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है तो उसे एक दिन में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी चाहिए? 350 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी, या फिर 250 किलो कैलोरी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम से कम 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए अगर महिला स्तनपान करा रही है, जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। देखिए,
तो माँ का दूध बनने और स्तनपान कराने से कैलोरी बर्न होती है। जब कोई महिला स्तनपान कराती है तो उसका शरीर आम तौर पर एक दिन में 400 से 550 अतिरिक्त कैलोरी बर्न करता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है जब बालक दूध पीता है तो। इसके लिए क्या करना है, यदि आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको प्रतिदिन लगभग 2200 से लेकर के 2500 कैलोरी का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि कमजोरी ना हो और आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो बच्चा भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो कुल मिलाकर के 400 से 500 किलो कैलोरी आपको एक्स्ट्रा लेना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? यानी 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाया जाए तो? 8.3 कैलोरी, 6.2 कैलोरी, 4.1 कैलोरी या फिर 9.3 कैलोरी? चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कुल मिलाकर के 4.1 कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट स्पष्ट रूप से एक शर्करा होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, अब ये प्रश्न बनता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर के ऊतकों में ऑक्सीकृत होने पर लगभग 4.01 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कितना होता है तो भी आपको यही बताना कि 4.01 होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी पाई जाती है तो भी आपको बताना 4.01 किलो कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण नहीं है? आपको ये देखना है पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। अगर कोई बच्चा है जो 5 वर्ष से कम आयु का है तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, उसमें इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसका कारण नहीं है? ऑप्शन 1 देखिए, माँ द्वारा गलत फीडिंग प्रैक्टिस। हाँ, अगर गलत फीडिंग कराई जाएगी तो ये कुपोषण हो सकता है। माँ की खराब पोषण स्थिति, बिल्कुल सही बात है। अगर माँ की पोषण स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर ये कुपोषण हो सकता है। जब माँ को कुपोषण होगा तो बच्चे को भी होगा। अगला है वातावरणीय कारक, ये भी बिल्कुल सही है। वातावरण अगर जैसा मान लीजिए खराब वातावरण है, धुएं में रह रही है महिला या फिर चूल्हे का उपयोग कर रही है तो उससे भी क्या होगा, ये जो आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है ये बालक में हो जाएगा। लेकिन पीने के पानी की गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पीने के पानी की गुणवत्ता का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपसे पूछा गया था कौन सा कारण नहीं है, तो पीने का पानी इसका बिल्कुल भी कारण नहीं है। आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पीने की पानी की गुणवत्ता को छोड़ करके पीईएम, जिसे हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं, पीईएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। याद रखना, पीईएम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, इसके लिए माँ द्वारा गलत आहार अभ्यास, माँ की खराब पोषण स्थिति और पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं। तो पीईएम का मुख्य जिम्मेदार कौन कौन है? अगर माँ की मतलब की हालत खराब रहेगी, माँ अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो बालक को भी पीईएम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा संचारित होता है? चिकनगुनिया आपने कई बार सुना होगा, अभी ये फिर से फैला हुआ था। ठीक है ना, तो चिकनगुनिया रोग किसकी वजह से होता है? घरेलू मक्खी की वजह से, एडीज मच्छर की वजह से, तिलचट्टा की वजह से, फिर मादा एनाफ्लिस की वजह से? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एडीज मच्छर की वजह से ये चिकनगुनिया रोग फैलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना कि मलेरिया रोग किसकी वजह से फैलता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। ठीक है, तो याद रखना है चिकनगुनिया एक वायरस से होने वाला रोग है। संक्रमण के सबसे आम लक्षण बुखार और जोड़ों का दर्द, अन्य लक्षणों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन और दाने शामिल हो सकते हैं। जब चिकनगुनिया हो जाता है तो जहाँ जहाँ आपके शरीर में जॉइंट है तो उस जॉइंट पर जो है दर्द होने लगता है। जैसे कि आपका उंगलियों में दर्द होगा, ठीक है, घुटनों में दर्द होगा, कोहनियों में दर्द होगा, तो जहाँ पर भी जॉइंट रहता है जॉइंट में दर्द होता है। ये चिकनगुनिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीरियोडोंटल रोग का प्रारंभिक रूप क्या है? अब पीरियोडोंटल रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रोग किससे संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पेरियोडोंटाइटिस, ओरल कैंसर, मसूड़ों की सूजन या फिर दांतों में सड़न। तो शुरुआत अगर कहें तो शुरुआत कैसे होती है इसकी, ये बोल रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मसूड़ों में सूजन। देखिए,
इस रोग के प्रारंभ में मसूड़ों में सूजन आ जाती है। दांतों के आधार के आसपास मसूड़ों के हिस्सों, मसूड़ों की जलन और लालिमा सूजन का प्रमुख कारण बनता है। कुल मिलाकर के ये जो रोग है पोरियोडोंटल, ये आपके दांतों का रोग होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो शुरुआती लक्षण मसूड़ों में सूजन आ जाती है। अगर मसूड़ों में सूजन आ रही है, लालिमा यानी कि मसूड़े आपके लाल हो जा रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, कहीं ये पोरियोडोंटल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है? संचारी रोग का अर्थ है जो आपके छूने से फैलते हैं, जो आपके वायु में फैलते हैं। तो इनको रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है टीकाकरण, प्रारंभिक निदान, सख्त अलगाव या फिर रोगी का उपचार। आइए देखें, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले आपको टीकाकरण लगवाना चाहिए, इसीलिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। क्योंकि जो आपके संचारी रोग हैं, बच्चा कहीं खेल रहा है, बताइए, अब उसको रोग हो सकता है क्योंकि हवा में रोग फैल रहा है, ठीक है ना? तो बच्चे को रोग हो सकता है, इसलिए पहले ही ये सारे टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो भी हवा में फैलने वाले रोग हैं वो बच्चे पर प्रभावित ना हो, बच्चे को प्रभावित ना कर सकें। कौन कौन से रोग हैं देख लीजिए। तो भारत में संचारी रोग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह विशिष्ट संक्रामक कारकों या विषाक्त उत्पादों के कारण होने वाला रोग है। प्राथमिक रोकथाम में टीकाकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है ना, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, तो ये सारे रोग क्या होते हैं? ये बहुत जल्दी बच्चों को हो जाते हैं। इसलिए इन सब का डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि बच्चों को शुरुआत में ही टीकाकरण कर देंगे तो आगे बच्चों के लिए समस्या नहीं होगी। तो टीकाकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक बालक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मध्याह्न भोजन योजना में पूरक आहार निम्न की न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है, उस पूरक आहार में कम से कम कितनी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए? मिनिमम बोला गया, न्यूनतम ये तो होना ही होना चाहिए। क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी, 5 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी, 8 से 11 ग्राम प्रोटीन के साथ 250 कैलोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ 300 कैलोरी। जो मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है, आपको पता ही होगा, मध्याह्न भोजन योजना सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना प्रदान किया जाता है। उसमें कह रहा कि कम से कम कितनी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए? तो कम से कम 8 से 12 ग्राम प्रोटीन अवश्य होना चाहिए और 300 कैलोरी अवश्य होनी चाहिए। ये प्रोटीन क्या है, कैलोरी क्या है, कितनी किसको चाहिए, ये पूरा चार्ट बना रखा है। ये आपको पीडीएफ में पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कब शुरू की गई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना 1995 में भारत में शुरू की गई थी। मध्याह्न भारत भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 2013 में। और ये सारे एक्ट जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, महिला संरक्षण एक्ट, बाल संरक्षण एक्ट, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टंटिंग क्या है? अब ये समझ में नहीं आएगा ये स्टंटिंग क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं। देखिए, ऑप्शन है, एक निश्चित ऊंचाई के लिए उपयुक्त से कम वजन, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतना वजन होना चाहिए। ये कह रहा है कि ऊंचाई से अगर कम वजन है तो हम उसे स्टंटिंग कहेंगे, या फिर कम बीएमआई है तो स्टंटिंग कहेंगे, या फिर एक निश्चित उम्र के लिए उपयुक्त लंबाई से कम ऊंचाई, यानी कि जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे कम है तो हम स्टंटिंग कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर एक बालक की ऊंचाई जितनी एज में होनी चाहिए उससे कम रह गई है तो हम उसे स्टंटिंग कहते हैं, यानी कि लंबाई का कम होना स्टंटिंग कहलाता है। देखिए, स्टंटिंग जिसे वृद्धि रोध कहते हैं, बच्चे की दोषपूर्ण वृद्धि और विकास है, यानी बच्चे का वृद्धि नहीं होता है, बच्चे का विकास नहीं होता है, तो हम उसे स्टंटिंग कहते हैं। यह एक कुपोषण का विकार है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को जब भोजन नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। इसमें आयु के हिसाब से ऊंचाई कम रह जाती है। जितनी एज में आपकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए उससे कम रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में शिशुओं और स्कूल पूर्व बच्चों में पोषण की समस्या का सामान्य कारण क्या है? यानी जो भारत देश है, इसमें बच्चों जो स्कूल जाते हैं बच्चे, या फिर जो प्रारंभिक शिशु होते हैं, उनमें कुपोषण क्यों होता है, उसका सामान्य कारण क्या है? आइए ऑप्शन देखें। विटामिन ए की कमी, एनीमिया, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे वजह है जिसकी वजह से बच्चे में कुपोषण फैलता है। विटामिन ए की कमी रह जाती है, एनीमिया यानी कि जो आपका रक्तप्लाता होती है, जिसे हम एनीमिया रोग कहते हैं, खून की कमी कहते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही आपके हो जाएंगे। देखिए,
तो प्रमुख पोषण संबंधी समस्याओं में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि अगर पोषण की समस्या हो रही है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मातृ पोषण एनीमिया, अगर माता में एनीमिया है, माता में रक्त की कमी है तो बालक में भी रक्त की कमी होगी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसको आप ऊपर बताकर आप क्या आ रहे हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी हो सकती है, स्तनपान विफलता हो सकती है, यानी कि आप बच्चे को दूध पिलाएंगे लेकिन बच्चा दूध नहीं पिएगा। दूध पिलाने की लत, यानी कि माता को दूध पिलाने की लत लग जाती है कि बच्चे को बस केवल अपना ही दूध पिलाते रहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खिलाइए। तो ये सारी जो है यहाँ पर मुख्य वजह बन सकती है कुपोषण की। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चे में कुपोषण हो जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब ये पीयूष ग्रंथि जो है ये आपको बायोलॉजी वाली पीडीएफ में देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखिए, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इससे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा गलत है यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन जो होता है वो इसमें से निकलता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सा एक विषाणु जन्य रोग नहीं है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हैजा, काली खांसी, एड्स या फिर डिप्थीरिया। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो काली खांसी है ये जो है वायरस की वजह से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसे हम पर्टूसिस भी कहते हैं। बाकी एड्स हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारे रोग वायरस की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, वायरस वाले और प्रमुख रोग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो चेचक, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ह्यूमन पेलिपोमा वायरस, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सभी जो है वो वायरस से होने वाले रोग हैं। और काली खांसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसे हम पर्टूसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संतुलित आहार में मिलना चाहिए, यानी कि जो संतुलित आहार होता है उसमें कितना क्या होना चाहिए यह आपसे पूछ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से कुल ऊर्जा का लगभग 70 से 80%, कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 60 से 70, कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 40 से 50 या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए एक संतुलित आहार में, यह आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% जो है वो मिलना चाहिए, तो हम उसको संतुलित आहार में काउंट करेंगे। ये आपके पीवाईक्यू भी प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो आगे आ सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आराम से एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, संतुलित आहार का मतलब है सही मात्रा में और सही अनुपात में कई तरह के खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। संतुलित आहार खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और पुरानी बीमारियों से बचाव होता है। और आपको बता दिया, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का जो है कुल कैलोरी का 60 से 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। देखिए, आईसीडीएस, ये आईसीडीएस के बारे में पूरा आपको बता रखा है पीडीएफ नोट्स में। आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है। अगर कोई बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो कम से कम उसको कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए। 40 से 50 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, 20 से 25 ग्राम या फिर 12 से 15 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन तो उसको देना ही चाहिए अगर वह गंभीर रूप से कुपोषित है बालक। देखिए, तो कुपोषण एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब आपके आहार में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं। ये पोषक तत्व वयस्कों या बच्चों में कुपोषण पर केंद्रित है, यानी कि अगर बच्चा है वो बच्चे हों चाहे वो वयस्क हों, अगर उनको सही से खाना नहीं मिल रहा है तो वे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और गंभीर रूप से जो कुपोषित बालक है उसको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जरूर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखिए, बीमारियों से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बीमारियों को हमने जो है पीडीएफ में कवर किया है। इनमें से कौन सा एक वायु वाहित रोग नहीं है, यानी कि वायु यानी कि आपके हवा से फैलने वाला रोग कौन सा नहीं है, फिर से आपसे नहीं पूछा गया है। देखिए, एंथ्रैक्स, दस्त, इन्फ्लुएंजा या फिर चेचक, कौन सा ऐसा रोग है जो वायु से नहीं होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो दस्त है ये दस्त की बीमारी वायु से नहीं होती है, बाकी की ये सारे जो रोग हैं वो वायु में फैलते हैं। जैसे एंथ्रैक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, ये सारे रोग वायु की मदद से फैलते हैं, लेकिन दस्त जो है वो वायु की मदद से नहीं फैल पाती है। देखिए,
तो वायु जनित रोगों में खसरा हो गया, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स ये सारे शामिल हैं, जो आपके वायु में फैलते हैं। ये अत्यधिक संक्रामक होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर श्वसन बूंदों के माध्यम से एक दूसरे में फैल जाते हैं। ये सारे रोग जो है खतरनाक होते हैं, जो कि तेजी से एक दूसरे में फैल जाते हैं, लेकिन दस्त जो है वो इस तरह से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विटामिन से संबंधित प्रश्न है। कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो आंखों की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, इम्यूनिटी के लिए जो है महत्वपूर्ण है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी6? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, तो यह आँखों और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। और बच्चों में संक्रमणों से संबंधित बीमारी हो जाती है, मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। विटामिन ए मिलता किससे है? अंडे से, डेयरी उत्पादों से और रंगीन फलों को खाने से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये आपके 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग लगातार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अपने नोट्स को जरूर मंगवा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इस पर मैसेज करके अपने नोट्स को जरूर मंगवा लीजिए। 128 रुपये मात्र में चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल रहे हैं। इससे सस्ते नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। आप अगर किताबें भी खरीदेंगे तो कम से कम 700 से 800 रुपए की किताबें आएंगी, कम से कम में, ठीक है ना। इससे कम में किताबें नहीं आने वाली हैं। और जो किताबों में दिया गया है वो आपके समझ में भी नहीं आएगा। पूरा इधर उधर का कचरा उठा करके पूरा किताब एक बना दी गई है, ठीक है ना। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारी किताबें आपकी चल रही हैं इस तरह से। समय आपके पास में कम है, मात्र 45 दिन का समय है। ऐसे में आप किताबों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो किताबों का जो निचोड़ है वो हमने इस जो है नोट्स में कंप्लीट किया है। तो इस नोट्स में आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग उन किताबों का निचोड़ मिलने वाला है। आप अगर कोई भी कोर्स खरीदने जाते हैं तो वो भी आपको लगभग 800-900 का पड़ेगा। 899, 999 इतने का कोर्स पड़ने वाला है आपको, ठीक है ना। तो कोर्स लेकर के कोर्स को समाप्त करने का समय आपके पास में अब नहीं है, इसलिए तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए। नोट्स का ये फ़ायदा रहेगा, आप दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने घंटे भी पढ़ करके नोट्स को समाप्त कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार ये नोट्स आप लोग पढ़ लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस करने आइए। 101% आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, बिल्कुल पक्का है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। करना क्या है, ये स्कैनर आपको दिख रहा है, डायरेक्ट इस पे पेमेंट कीजिए और 128 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। नीचे लिखिए महिला पर्यवेक्षक नोट्स, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। 3 स्टेप में आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। फालतू की बात करने का समय ना आपके पास में है और ना हमारे पास में रहता है। टीम के पास में इतना समय नहीं रहता कि आपके मैसेज का जवाब दे पाए, हेलो सर, हाय सर, कैसे हैं, हमें नोट्स दिखाइए, क्या है। इतना समय टीम के पास में नहीं रहता, क्योंकि लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप में अपना इस पर पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, नोट्स लीजिए। 3 स्टेप में आपके पास में नोट्स आ जाएंगे और व्हाट्सएप पर पीडीएफ में ही नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। घर पर नोट्स नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। बार बार आप लोग मैसेज करते हैं घर पर भेजेंगे, नहीं, घर पर नहीं, व्हाट्सएप में पीडीएफ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको साइंस के एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीतू मैम की इंग्लिश की बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्री में। इसके अलावा जो है राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे फ्री कंटेंट जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। आपको अगला जो सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट, उसका कल जो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट आने वाला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।